हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्जामिनर में। दोस्तों, आज से क्लास 11th फिजिक्स का एक नया यूनिट हीट स्टार्ट हो रहा है, जिसके चैप्टर को कुछ हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। हीट में हम लोग हीट को दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहले में बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, और उसके बाद उसी में दूसरा चैप्टर हम लोग बात कर रहे होंगे हीट ट्रांसमिशन, उष्मा स्थानांतरण क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसी के हीट यूनिट का ही दूसरा पार्ट बात कर रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखते हैं कि इसमें कई रूल बताए गए हैं, जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर वही हम लोग अगला जो चैप्टर होगा उसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बात करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन के बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे कि हीट इंजन किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे दोस्तों। और यहाँ पर अगला चैप्टर जो होगा वो आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, समतापी और उद्घोष प्रक्रम क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इस क्वेश्चन को बात करेंगे। और दोस्तों एक बात और, इस चैप्टर को हम लोग साथ में थ्योरी सेशन कंप्लीट ही करेंगे, और थ्योरी सेशन जैसे ही कंप्लीट होता है इसके सारे न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट यूनिट का पहला चैप्टर, जिसे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। यहाँ पर आप हेडिंग बनाएंगे चैप्टर का नाम थर्मल एक्सपेंशन। क्या बनाएंगे? थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, या इसी को बोलेंगे कैलोरी मेट्री, कैलोरीमेट्री, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर का नाम हो जाएगा। ये आप चैप्टर का नाम बना लें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें जो हम लोग पहला टॉपिक बात करेंगे वह टॉपिक होगा हीट, जिसे हम लोग कहते हैं उष्मा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर क्या होता है, उसे हम लोग आगे भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हीट जो है जिसे हम लोग उष्मा कहते हैं, ये एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो हीट क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। लेकिन इसे समझेंगे कैसे, ऊर्जा का एक रूप है कैसे जानेंगे कि ऊर्जा का ही रूप है। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो ये तो हीट के रूप में हो गया, हीट की बात कर लिए। अगर मैं यहीं पर कार्य वर्क की मैं बात करता हूं, वर्क, तो वर्क भी क्या है, एक ऊर्जा का एक रूप है भाई। अगर हम लोग जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और हीट का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। हम लोग बहुत पहले से जानते हैं ये बात। अब कार्य करें, दोनों कार्य भी क्या है, ऊर्जा का रूप है, और यहां पर हीट भी ऊर्जा का रूप है। अब समस्या ये है कि कार्य जो है किस प्रकार का ऊर्जा का एक रूप है, और हीट किस प्रकार का ऊर्जा का रूप है, दोनों में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कार्य जो होता है ये किस प्रकार की ऊर्जा है, तो बात करेंगे ये मैकेनिकल एनर्जी। कैसी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। तो ध्यान दीजिए, अब मैकेनिकल एनर्जी कहते किसको है, ध्यान दीजिएगा। मैकेनिकल एनर्जी जिसमें कार्य करने के लिए या ऊर्जा स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यकता हो, फोर्स की आवश्यकता हो, बल की आवश्यकता हो। जैसा कि हम लोग इससे पीछे वाले सारे चैप्टर में हम लोग जो भी बात किए थे वो मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, चाहे वो वाटर का फ्लो हो, चाहे किसी कार्य का, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो, विदाउट फोर्स कोई एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। तो वही बात यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मतलब फोर्स लगा रहे तब कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार की एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। ओके, लेकिन जब जो है यहां पर बिना फोर्स के, किसी बल के, बिना किसी बल के ऊर्जा को स्थानांतरित करा दें, ऊर्जा को क्या करा दें, स्थानांतरित करा दें, तो उस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। तो ये कौन सी एनर्जी में आ गया, तो पहला कहेंगे कि ये नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। कैसी है? नॉन मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। ओके, अब बात आती है नॉन मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने कहा कि इसमें कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस बात को आइए हम लोग बात करते हैं, समझते हैं कि
फोर्स की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती, क्या कारण ऐसा होता है। जब फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एग्जांपल है, आपका कार्य हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर नॉन मैकेनिकल एनर्जी विदाउट फोर्स की बात कर रहे हैं। जब विदाउट फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक यहाँ पर हम लोगों ने ब्लॉक लिया, ये किसी धातु का बना हो सकता है। एक दूसरा ब्लॉक लिया, ये भी किसी धातु का बना हो सकता है। हमने इसका टेम्परेचर माना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर माना हमने 70 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, ध्यान देना, तापांतर है। ओके, अब क्या होता है कि हम लोग जो है ऊर्जा स्थानांतरण, या हम लोग कह सकते हैं अणुगत सिद्धांत। क्या अणुगत सिद्धांत के आधार पर हम जानते हैं प्रत्येक कण, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, प्रत्येक कण अपने स्थान पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। गैस तो इतने ज्यादा वाइब्रेट करते हैं भैया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन द्रवों की बात किया जाए और ठोसों की बात किया जाए तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। जैसे जैसे उसमें टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, उसका वाइब्रेशन तेज हो जाता है, इतना तेज हो जाता है कभी मेल्ट कर जाता है। तो वही बात है, तो इसमें पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ये भी रैंडम ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे अपने स्थान पर, लेकिन ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं, दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं। अब बात आती है कि किसकी पार्टिकल ज्यादा तेजी से मूवमेंट कर रहे होंगे। तो आप कहोगे सर जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो उसके पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, और जिसमें जो है टेम्परेचर कम है उसके काइनेटिक एनर्जी कम होंगे। सिंपल सी बात, उसके पार्टिकल्स कम मूवमेंट कर रहे होंगे। डन। अब दोनों को क्या करते हैं, जब संपर्क में लाते हैं, दोनों को ऐसे जोड़ देंगे तो इसके पार्टिकल के वाइब्रेशन ऐसे होंगे, ये वाला पार्टिकल का वाइब्रेशन इसके वाइब्रेशन के साथ मैच करेगा। जब जाएगा तो ये अपनी ऊर्जा को जो है इससे टकराएगा तो अपनी ऊर्जा को ट्रांसमिट कर देगा, लो भाई ऊर्जा, ले ऊर्जा। जब ये ऊर्जा दे देगा तो इसके पार्टिकल को, सामने वाला पार्टिकल रहेगा उसके पास एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब ये बगल वाला पार्टिकल इसको देगा ऊर्जा, फिर ये देगा। यह प्रक्रिया तब तक, यह स्थानांतरण तब तक चलता रहेगा जब तक कि तापांतर क्या हो जाए, समान ना हो जाए, साम्य की स्थिति ना आ जाए। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल एकदम फील आ गया होगा कि हीट कह किसको रहे हैं। तो ध्यान समझिएगा, हीट जो है उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा जो है ऊर्जा का क्या है, एक रूप है जिसका स्थानांतरण, मतलब किसका स्थानांतरण मैं बात कर रहा हूं, ऊर्जा का स्थानांतरण, जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक, इस बात को आप नोट करेंगे, परिभाषा हेडिंग बनाएंगे, उष्मा में लिखेंगे क्या, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण, जिसका स्थानांतरण हम लोग बात कर रहे हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण दो या दो से अधिक, बात करते हैं दो, हमारे पास दो या दो से अधिक निकाय, मतलब दो निकाय कम से कम होने चाहिए तभी तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। जैसे बात करते हैं, अभी आप कहोगे सर एक ही अगर हमारे पास निकाय होगा तो एक ही बॉडीज होगी तभी ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा। जैसे इसको, ये बॉडीज है हमारे पास, कोई मान लीजिए कि ये आयरन रॉड है, ये आयरन रॉड मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म है, अभी इसको ऐसे बाहर रख देंगे तो कहोगे सर ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया, खत्म हो गई ऊर्जा, इसमें इसका टेम्परेचर सामान्य ताप आ गया 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नहीं, इसमें ध्यान दीजिएगा ये निकाय जरूर है, लेकिन इस निकाय का एक दूसरा निकाय भी बाहर है जिसे हम लोग वातावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, परिवेश कहते हैं। क्लियर? तो वही बात मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उष्मा, ध्यान दीजिएगा इसको तुरंत याद भी कर लेना है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों में अथवा किसी एक निकाय का परिवेश में तापांतर के कारण होता है। किसके कारण, ध्यान देना, तापों के अंतर के कारण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। फिर से इस बात को समझो पूरा, एक बार साथ में बोलना, क्या, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों
तथा किसी एक निकाय तथा परिवेश में तापांतर के कारण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं, अगर हीट इसी को कहा जाता है तो ताप किसको कहते हैं हम लोग, ताप जिसे हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। जिसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। तो देखिए, ताप ध्यान दीजिएगा, ताप किसी पदार्थ का एक गुण है, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। जबकि उष्मा क्या था, एक ऊर्जा था। ताप किसी पदार्थ का एक गुण है जो यह बताता है कि कोई दो निकाय या कोई दो वस्तु तापीय साम्य में, ये इंपॉर्टेंट बात है, तापीय साम्य मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में है या नहीं, ये बताता है। मतलब कोई वस्तु के पास कितनी उष्मा है, ये किस बात पर डिपेंड करेगी, कि ये उस पर डिपेंड करेगी कि उसका ताप कितना है। जिसके पास ताप ज्यादा उसके पास उष्मीय ऊर्जा ज्यादा, जिसके पास ताप कम उसके पास उष्मीय ऊर्जा कम। गॉट इट। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ताप क्या है, ताप किसी पदार्थ का एक गुण है जो किन्हीं दो वस्तुओं में या किन्हीं दो निकायों में या किन्हीं दो पिंडों में यह बताती है कि उनके बीच तापी साम्य है या नहीं। ये बात क्या बताती है, टेम्परेचर बताती है। आई होप ये आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो इसमें मुख्य रूप से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस है। हीट और टेम्परेचर में देखिए, टेम्परेचर है तब जाकर हीट का कोई अस्तित्व है। विदाउट टेम्परेचर के हीट का कोई अस्तित्व नहीं, मतलब उसमें उष्मा हो ही नहीं सकती है। ये बात समझ लीजिए, टेम्परेचर है तो हीट है। क्लियर। तो यहाँ पर एक प्रकार की ये ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार की ताप क्या प्रॉपर्टीज है जो ये बताती है कि कोई वस्तु तापी साम्य में है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग यहाँ पर ताप को मेजरमेंट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ताप को मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स बात करेंगे। वो यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, जहां से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे कि इस यूनिट से रिलेटेड कैसे फैक्ट बनते हैं। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर स्केल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं टेम्परेचर स्केल क्या होते हैं। दोस्तों, ताप को मापने के लिए, किसको मापने के लिए, ताप को मापने के लिए, मेजर करने के लिए जो स्केल उपयोग में लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेम्परेचर स्केल कहते हैं। ताप को मापने के लिए कुछ स्केल बनाए गए। सबसे पहले जो बनाया गया टेम्परेचर स्केल वो क्या था, सेल्सियस पैमाना था। कौन था, सेल्सियस पैमाना था, जिसे हम लोग किसे डिनोट करेंगे, सी से। और देखिए हुआ क्या, बनाया कैसे गया टेम्परेचर स्केल। तो क्या किया गया कि यहाँ पर एक कांच की नली ली गई। इस कांच की नली में इस पॉइंट पर यहाँ पर एक सिल्वर की यहाँ पर कोटिंग कर दी गई है। सिल्वर इसलिए किया गया कि यह उष्मा का अच्छा सुचालक भी होता है, इसीलिए यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग कर दी गई। और इसके बीच में एक बारीक कैपिलरी ट्यूब, मतलब बाल के समान पतली क्या है, यहाँ पर ट्यूब्स हैं। और इसके बीच में क्या भर दिया गया, इसके यहाँ पर मरकरी, पारा भर दिया गया। जैसा कि पारा भरने के पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो मरकरी होता है वह मरकरी थोड़ी सी भी उष्मा पाकर बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है। इसीलिए तो इस चैप्टर में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ ही रहे हैं। तो आप लोग जान भी रहे हो थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पर मरकरी जो होता है थोड़ी सी उष्मा पाता है तो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। तो किस पॉइंट पे जा रहा है इसको हम लोग नोट करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य रहा। अब किए क्या, अब जैसे उष्मा पारा है तो पारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मान लेते कभी यहाँ पहुंचा होगा तो देख लेंगे यहाँ पर कौन सा पॉइंट हुआ है, उस अनुसार हम लोग इसको टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब बात आती है इसको बनाया कैसे गया। तो सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या किया कि इसको जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो बर्फ है, बर्फ के गलनांक पर रखा और इसको कितना डिनोट किया, 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, अपने ही नाम पर क्या रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसको जो है फिर यहाँ पर इस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट पर रखा।
जिसे हम लोग स्टीम पॉइंट भी कह सकते हैं, स्टीम पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इसको जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, तो उसके बीच के बराबर भागों को 100 बराबर भागों में बांट दिया गया, जिसके एक खाने की लंबाई कितना आएगी, 1 सेल्सियस आएगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा एक पैमाना तैयार हो गया। इसको मान लेते हैं किसी का भी टेम्परेचर मेजर करना होगा, जिस किसी भी ताप पर, मान लेते हैं कंटेनर में कोई लिक्विड फिल करके रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर कुछ भी होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लाएंगे थर्मोमीटर, थर्मोमीटर लाकर यहाँ पर लगा देंगे, तो ये क्या होगा, पारा ऊपर चढ़ के यहाँ पर आएगा, तो बता देंगे जो भी टेम्परेचर रहेगा, सिंपल से बात कर देंगे। तो इस प्रकार से ये टेम्परेचर फॉर्म किया गया। ओके, तो अब इसी प्रकार से इसके बाद फ़ारेनहाइट ने, फिर उसके बाद केल्विन ने, र्यूमर ने, रैंकाइन ने सारे थर्मामीटर बनाए। इवन अब हम लोग भी इतने रूल्स, इतना इजी है इसका बनाने का, इवन हम लोग भी बनाएंगे यहाँ पर एक थर्मामीटर खुद का बनाएंगे, देखते हैं। और इसी थर्मामीटर के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि कभी किसी थर्मामीटर में एरर आ जाएगा तो उस एरर को हम लोग दूर कैसे करेंगे, इसका न्यूमेरिकल पार्ट जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर हम समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100, मतलब हिमांक पॉइंट को, जहां पर ये गलनांक है बर्फ का, वहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन्होंने फॉर्म किया था। तो फ़ारेनहाइट, जब कौन आए, फ़ारेनहाइट आए, तो वे क्या किए कि इस गलनांक पॉइंट को 32 फ़ारेनहाइट डिनोट किया, और इसके जो है बॉइलिंग पॉइंट को 212 फ़ारेनहाइट डिनोट किया, और इसके बीच के बराबर भागों को, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे पता चल जाएगा, इसके बीच के बराबर भागों को 180 बराबर भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। और यहां पर जब यही केल्विन साहब आए, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने नाम पर ही रखा, ये आए तो ये क्या किए, इसको जो है ये 0 जो यहाँ पर सेल्सियस ने फॉर्म किया था, इन्होंने कहा नहीं, हमारा जो ये पैमाना होगा मैं इसको 270.15 पर करूंगा, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितने पाएगा, 373.15 पर होगा। कैलकुलेशन के लिए हम लोग सामान्यतः कभी कभी क्या कर देते हैं, 0.15 छोड़ भी देते हैं, तो उसमें ज्यादा वो नहीं, लेकिन हाँ एक्यूरेट अगर देखा जाए तो 273.15 है, और ये भी 373.15 है, राइट। तो इसके बीच के बराबर भागों को अगर देखा जाए तो 100 बराबर भागों में बांट दिया गया, ठीक है। तो इसके बीच के जो भाग होंगे, सेम प्रोसेस वही होगा कि सब में ट्यूब्स होंगी, यहाँ पर सिल्वर लगा होगा, बीच में कैपिलरी ट्यूब होगी, उसके बाद जो है यहाँ पर पैमाने खींचे गए होंगे, ठीक है। तो ये सब पैमाने, इसके बाद आए कौन, र्यूमर। जब र्यूमर आए तो र्यूमर ने क्या किया, ये जो 0 डिग्री था, इनका सेल्सियस से कुछ मिलता जुलता पैमाना था, ये 0 ही फॉर्म किए, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट था इसका, वो कितना फॉर्म कर दिए, उसको 80 र्यूमर फॉर्म कर दिए, और ये 0 र्यूमर हो गया। RU से डिनोट कर देते हैं इसको, RU। इसके बाद एक रैंकाइन साहब आए, कौन है, रैंकाइन साहब आया। इन्होंने क्या किया, ये तो कुछ हद ही कर दिए इनका, ये इन्होंने कर दिया जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 460 रैंकाइन कर दिए, और जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना कर दिए इसका, 672 कर दिए, कितना कर दिए, 672 रैंकाइन, और इसके बराबर भागों को 212 बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया गया। डिफरेंस कर लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 212 क्यों आ रहा है। तो क्लियर, यहाँ पर ये बात समझ पाए कि ये 0 डिग्री, 100, 32, 212, 273.5, 273.5, मतलब ये किसका डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो भी है, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पर हम लोग एक जल की बात को लेकर सारे पैमाने को बनाए हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग एक पैमाना बनाना चाहते हैं, इसे हम लोग आगे बात करेंगे। ये अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ए है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बी है। आप अपने इच्छा अनुसार इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसका नाम रख रहा हूँ ई। इसका नाम क्या रख रहा हूँ, ई, अपने चैनल के नाम पर, द एग्जाम मिरर के नाम पर। तो यहाँ पर एग्जाम से क्या रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये ई रख रहा हूँ। अब सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर पैमाना, ये कभी कभी आपसे इन सभी में रिलेशन पूछता है, तो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तो बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर
स्केल, टेम्परेचर स्केल के बीच में यहाँ पर रिलेशन देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिलेशन आता कैसे है। तो पहले हम लोग दो को समझ लेते हैं, स्केल कैसे आएगा। दो में एक फ़ारेनहाइट में और इसमें समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, दो में अगर हम लोग ग्राफ देख लेते हैं तो बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए ऊपर के डायरेक्शन में मैं वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट शो कर रहा हूँ और नीचे के डायरेक्शन में यहाँ पर सेल्सियस को शो कर रहा हूँ। क्लियर। तो ये दो बातें यहाँ पर इस साइड में फ़ारेनहाइट। अब देखिए जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कोई दिक्कत नहीं, ताप हिमांक है। तो यहाँ पर देखिए हिमांक कितने में शो कर रहा है, फ़ारेनहाइट पर 32 पर। ठीक है, तो ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम इसका पॉइंट कितना जा रहा है, 212। कितना जा रहा है, 212। इसका मैक्सिमम पॉइंट कितना जा रहा है, 100। कितना जा रहा है, 100। तो 0 को 32 मिलाएंगे, देखिए ये आ रहा है। इसके बाद इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए कुछ यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इस प्रकार से, ये वाला पॉइंट आएगा। यहाँ पर एक ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्लियर, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग निकालना चाहते हैं तो देखिए किसी एक पॉइंट का, मानते हैं कि यहाँ पॉइंट पर मैं निकालना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका मान इसी पॉइंट पर जो आएगा फ़ारेनहाइट का क्या मान होगा और यहीं पर जो है सेल्सियस का क्या मान होगा। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या करते क्या है, यहाँ पर देखिएगा एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पहला नंबर तो यहाँ के बीच का हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको एफ डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर इसको सी डिनोट कर रहे हैं। तो एफ का मान, यहाँ पर एफ का मान क्या आएगा, देखिए टोटल एफ में से इस 32 को घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ की लंबाई। तो एफ माइनस 32। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर देखा जाए तो ये एक ट्रेंगल है और यहाँ पर ये ट्रेंगल इतना सो रहा है। तो दो ट्रेंगल जब सेम होते हैं तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज का नियम लगाया जा सकता है और समरूप त्रिभुज में अनुपातिकता का नियम हम लगा रहे हैं। तो ये भुजा और इस भुजा का अनुपात जो आएगा, देखिए इस भुजा का अनुपात कितना आएगा, ये टोटल 212 है। 212 माइनस कितना, यहां से इसको घटा देंगे, कितना घटाएंगे भाई, यहां से 32 ही तो घटाएंगे, ये आ गया इक्वल टू। अब देखिए ये भुजाओं का अनुपात, आधार जो आएगा, ये छोटा वाला जब लिए थे तो छोटा वाला ये लेंगे भुजा। तो देखिए सी माइनस यहाँ पर कितना पॉइंट है, 0, सी माइनस 0 अपान कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0, ये तो टोटल लंबाई आ गई। तो यहां पर देखिए एक रिलेशन जो आया सॉरी, अब यहां पर देखिए जो रिलेशन आया, जिस स्केल की मैं बात करूंगा, फ़ारेनहाइट की बात करूंगा तो फ़ारेनहाइट के लिए एफ लिखूंगा, उसका यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु लिखेंगे और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। यही देखिए यहाँ पर मैं सेल्सियस जब बात कर रहा था सेल्सियस आया था, उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट आया था और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। तो इस बात को यहाँ पर देखिए, इसके लिए जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर पहले किस सेल्सियस पैमाने के लिए लिख रहा हूँ, सेल्सियस पैमाना मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई 100 है माइनस मेल्टिंग पॉइंट, एक फॉर्मूला इसके बराबर क्या होगा। अब एफ के लिए बात कर रहे हैं तो एफ माइनस मेल्टिंग पॉइंट कितना है 32, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 212 माइनस 32, ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और इसी प्रकार से जब हम लोग केल्विन टेम्परेचर पर आते हैं तो केल्विन टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो यहाँ पर केल्विन के लिए क्या लिखेंगे, के माइनस, अब यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर कितना है तो मेल्टिंग पॉइंट 273.15 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट 373.15 माइनस मेल्टिंग पॉइंट 273.15 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर र्यूमर में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ मेन इंपॉर्टेंट आपकी स्केल 3 ही है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब बाकी दो और बचते हैं, उसे हम लोग जान लेते हैं, कहीं न कहीं यूज आता है। तो र्यूमर जो होता है, र्यूमर माइनस क्या करेंगे, मेल्ट, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कितना 0 माइनस क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट 80 र्यूमर माइनस क्या हो जाएगा 0। तो और आगे अगर हम लोग रैंकाइन में देखते हैं तो रैंकाइन के लिए आर ए डिनोट कर लेते हैं, आर ए माइनस कितना हो जाएगा 460 अपान कितना हो जाएगा 672 माइनस 460
इक्वल टू ये कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर अब हम लोग जो पैमाना बनाए हैं उसके लिए जो सिंबल दिए थे E माइनस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट B माइनस A। अब देखिए आसानी से ये सारे रिलेशन आपको पता हो गए। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध पूछा जा सकता है। देखिए इसमें आप ऐसे भी करके C/100 भी करके, और यहाँ पर देखिए मेनली आपसे क्या क्या रिलेशन पूछेगा। पहला नंबर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में रिलेशन जब पूछता है तो देखिए C अपान इसे हम लोग लिख पाएंगे 100 इक्वल टू F-32 अपान कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 180 आएगा। कितना आएगा 180। इसको जब हम लोग का यहाँ से इसको कम करते हैं, काटते पीटते हैं, तो ये C/5 इक्वल टू F-32/9 ये आ जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस रिलेशन में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर यदि डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है 37 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू निकाली जा सकती है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर C के स्थान कितना रखेंगे 37 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा इक्वल टू F-32/9। इसे जब सॉल्व करते हैं तो F की वैल्यू 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेल्सियस में बात किया जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों एक बात और याद रखेंगे, जो 98 फ़ारेनहाइट होता है ये आप जब फीवर वगैरह माप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो मापता है फीवर, तो वहाँ पर जो मेजरमेंट करके देता है ना वो कितना होता है 100 102। तो इस प्रकार से 102 103 जो आता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, ध्यान दीजिए, नहीं तो डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत ज़्यादा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि स्वस्थ मतलब कोई भी मनुष्य किस टेम्परेचर तक जीवित रह सकता है और किस टेम्परेचर तक मतलब किस टेम्परेचर के रेंज में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लाइफ लाइन, टेम्परेचर लाइफ लाइन बोला जाता है इसको। टेम्परेचर लाइफ लाइन बोला जाता है। इसके नीचे अगर टेम्परेचर जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके ऊपर भी जाएगा तो डेथ हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर अगर बात करते हैं 92 फ़ारेनहाइट से अगर कम होता है किसी व्यक्ति के बॉडी के टेम्परेचर, ध्यान देना मैं एक बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 92 फ़ारेनहाइट से अगर कम होता है तभी मृत्यु हो जाएगी, और 110 फ़ारेनहाइट से भी अधिक होता है तभी मृत्यु हो जाएगा। अर्थात लाइफ लाइन जो होती है 92 से 180 के बीच में ही होता है। अगर टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कितना जाता है 92 से 110 फ़ारेनहाइट के बीच में। दोस्तों यहाँ पर आप जो है एक टेम्परेचर इसके बीच में आता है 95। जब 95 से कम टेम्परेचर होने लगता है, 95 से जब कम टेम्परेचर होने लगता है तो एक रोग हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं हाइपोथर्मल रोग कहते हैं। हाइपोथर्मिया, इसे क्या कहा जाता है हाइपोथर्मिया रोग कहा जाता है। जब देखो जब 95 से या 95 में 95 फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर होता है तो एक हाइपोथर्मिया रोग हो जाता है, जिसे हम लोग सामान्य रूप में देखिए हाथों वगैरह में फूल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप इमेज में देख रहे होंगे, इस इमेज में एक दिखा गया हाथ वगैरह क्या हो जाते हैं फूल जाते हैं। जब टेम्परेचर एकाएक बॉडी का क्या हो जाता है कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया नामक रोग हो जाता है। तो इसे हम लोग सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहते हैं शीत का लग जाना कहा जाता है। तो जिसे सिकाई वगैरह करके टेम्परेचर मैनेज किया जाता है जिससे ये दूर हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर और ज़्यादा कम होता चला जाता है तो बॉडी में इसी प्रकार से पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। आप सुने भी होंगे सियाचिन लद्दाख वगैरह जैसे रीजन में जब सैनिक युद्ध करने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ सैनिकों की जो है मृत्यु ऐसे ही हो जाती है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण फेफड़े में उनके एक्सेस वाटर जमा हो जाता है। वो एक प्रकार से 95 जब उनके बॉडी का टेम्परेचर, ध्यान दीजिए बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर इसी रेंज के बीच में रहेगा 92 से 110 के बीच में। इससे कम हुआ बाहर का टेम्परेचर माइनस में जाए कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी
का टेम्परेचर इतने के बीच में रहना चाहिए। यहाँ कंफ्यूजन यही हो सकता है कि सर बाहर का टेम्परेचर तो माइनस में रहता है, तो माइनस में लोग कैसे जीवित रहते हैं। तो वो माइनस की बात नहीं, बॉडी का टेम्परेचर आपका इतना रहेगा, बॉडी इतनी रजिस्ट कर पाती है। ओके, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के उनको पोशाक दिए जाते हैं, फिर भी कुछ कमियां हो जाती हैं जिसके कारण से मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा 95 टेम्परेचर से नीचे पहुंचने पर क्या हो जाता है कि हाइपोथर्मिया नामक रोग हो जाता है, जिसे शीत का लगना कहते हैं। इसको टेम्परेचर सिकाई वगैरह से दूर किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई, ये डन हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपसे कभी कभी डिग्री सेंटीग्रेड को सीधा केल्विन में बदलने के लिए कह देता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में बदलने के लिए कहता है, तो यहाँ पर देखिए डिग्री सेंटीग्रेड को जब आपसे केल्विन में कहेगा तो ये C/5 या C/100 इक्वल टू F माइनस 273.15 अपान, इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इतने को तो ये कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 से 100 कट जाता है तो F माइनस 273.15, तो ये आ जाता है। इसका मतलब है कि आपको कोई वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं कि C इक्वल टू 270 कितना दिएगा, 200 C इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए तो सिंपल सी बात है, ये इस साइड में आएगा तो F बराबर कितना आ जाएगा, C प्लस 273.15। इसका मतलब है कि F इक्वल टू 27 वैल्यू रखेंगे 273.15, इसको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 300.15 फ़ारेनहाइट। कितना आ जाएगा, 300.15 फ़ारेनहाइट। तो इसे हम लोग किसी भी तरीके से फ़ारेनहाइट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हर एक यूनिट इसी प्रकार से, किसी भी यूनिट को आप अपनी प्रकार से जो यूनिट बनाए हैं, अपने नाम की यूनिट जो बनाए हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो इस पर जो है हम लोग एक न्यूमेरिकल का जब सेशन रखेंगे तो न्यूमेरिकल के सेशन में बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्केल बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।